Hello guys, welcome back to my channel. How are you all? Today we will discuss about the chapter The Rat Trap. So this chapter is all about a person who is a rat trap seller. तो ये चैप्टर एक पर्सन के बारे में है जो कि एक rat trap seller है एंड बेसिकली ये स्टोरी हमारी स्वीडन की उन माइंस के यहाँ बारे में है जहाँ पर आयरन ओर यानी कि जो कच्चा लोहा है वो पाया जाता है। और इस स्टोरी को एक फेरी टेल के तौर पे बताया गया है। सो इस स्टोरी में जो रेड ट्रैप सेलर है उसके बारे में बताते हैं कि वो रेड ट्रैप्स सेल करता था और उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स था वो उसको परचेज नहीं करता था। बेसिकली वो उसको परचेज नहीं करता था, या तो जो फार्म हाउस थे बड़े बड़े या फिर शॉप्स थी वहाँ से वो वायर्स या इस तरह की और आइटम्स को बैगिंग करके यानी भीख मांग कर उनको कलेक्ट करता था और उनसे फिर एक रेड ट्रैप बनाता था। और इस तरह से वो रेड ट्रैप्स बनाकर यानी जो चूहेदान है उनको बनाकर वो सेल किया करता था। अब यहाँ पे ऑथर ने हमें ये चीज़ बताई है कि जो ये रेड ट्रैप सेलर था ये जिन चूहेदान को यानी रेड ट्रैप्स को सेल किया करता था उसमें ये बिल्कुल भी खुश नहीं था। यानी जो इनकम इसको जनरेट होती थी उससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसको लगता था कि जो इनकम इसको आ रही है वो बिल्कुल भी इसको इनफ नहीं है इसकी लाइवलीहुड के लिए। तो ये एक अलग से एक और जॉब किया करता था जिस जॉब में ये चोरी किया करता था। तो ये लोगों के यहाँ चोरी करता था जिसकी वजह से ये एक वैगाबॉन्ड यानी आवारा की तरह से ये अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। ना इसका कोई घर था, ना कोई इसके पास रहने के लिए कोई जगह थी, या ये कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर जगह पर ये रहता नहीं था। तो टाइम टू टाइम ये अपनी जगह को चेंज करता रहता था, शहर से शहर ये जाता रहता था, विलेज टू विलेज जाता रहता था और ये अपने रेड ट्रैप्स को सेल किया करता था। और जहाँ पर भी इसको चांस मिलता ये चोरी कर लिया करता था और जो भी उससे इसको मनी या जो भी चीज़ इसको मिलती थी जिसको सेल करके ये पैसा ले सकता था वो चीज़ें ये कलेक्ट किया करता था, उन चीज़ों की चोरी किया करता था। तो ऐसे ही जब एक बार ये अपने रेड ट्रैप सेल करके ये एक बार जा रहा था तो इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो भूख भी लग रही थी और रात का वक्त हो चुका था, तो इसको रहने के लिए एक जगह थी चाहिए थी कि रात को ये कहीं पे स्टे कर सके। तो रास्ते में इसको एक जगह एक झोपड़ी मिल जाती है जहाँ पर जब ये नॉक करता है तो वो झोपड़ी में रहने वाला जो क्रॉफ्टर था, बूढ़ा क्रॉफ्टर, वो इसको देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि बेसिकली उसके पास कोई मेहमान आता नहीं था, वो अकेला वहाँ पर अपनी झोपड़ी में रहता था। तो वो इसको अंदर वेलकम करता है, इसको इनवाइट करता है खाने के लिए, इसको गर्म करने के जो है खाने के लिए दलिया देता है और पीने के लिए सिगार भी प्रोवाइड करवाता है। फिर वो आपस में गेम खेलते हैं ताश का। अब ये सब होने के बाद साथ ही साथ क्रॉफ्टर उसको एक चीज़ और बताता है रेड ट्रैप सेलर को कि उसको जो है एक उसके पास एक गाय है जिसका दूध वो सेल करता है और उसका सेल दूध करने के बाद उसको एक इनकम मिलती है पर मंथ। तो वो जो इनकम उसके पास थी, जो उसके पास वो नोट थे 30 क्रोनर्स, वो भी उसको वो दिखाता है। उसने विंडो के पास एक लेदर का एक पाउच यानी कि एक पर्स टाइप का टंगा हुआ था, वो दिखाता है जाकर और उसमें से वो पैसे निकाल कर इसको दिखाता है। अब यहाँ पर इसने ये बताया है कि जब वो उसको दिखाता है तो तभी से रेड ट्रैप सेलर के माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि वो इन पैसों को चोरी करेगा। अब जब वो रात को इस वहाँ पे स्पेंड पूरी रात स्पेंड कर लेता, रात को वहाँ पे सो जाता है, तो सुबह के टाइम जब क्रॉफ्टर अपने काम पर जा रहा था तो उसको जाने से पहले रेड ट्रैप सेलर भी उसके घर से बाहर निकल जाता है, तो दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जो रेड ट्रैप सेलर था वो वापस जो है रिटर्न आता है उस क्रॉफ्टर की झोपड़ी के पास, लेकिन वो झोपड़ी के अंदर नहीं जाता और वहाँ पर जो झोपड़ी के साइड में जो उसकी विंडो थी उसका विंडो को तोड़कर जो लेदर पाउच उस विंडो के पास टंगा हुआ था उस लेदर पाउच में से वो पैसे निकाल कर अपने पास रखता है और वहाँ से तेज़ी से निकलने लगता है। अब उसको डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसको पकड़ ले या पुलिस उसके पीछे लग जाए और वो पकड़ा जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है कि वहाँ से निकलने के बाद वो मेन रोड से जा रहा था, तो मेन रोड से वो हट जाता है और वो जंगल के रास्ते जंगल के बीच में जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते से होकर वो जाने लगता है। तो इस तरह से चलते चलते काफ़ी देर हो जाती है, शाम होने लगती है, तो उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बार बार घूमकर एक ही जगह पर आ जा रहा हूँ। यानी उसको ये फाइनली ये फील हो जाता है कि वो रास्ता भटक चुका है और बहुत ज़्यादा थक भी चुका था, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इसी वजह से उसको थकान और भूख की वजह से चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तो जब वो गिरता है तो उसको ज़मीन पर एक थंपिंग साउंड यानी धम धम की साउंड सुनाई देती है। तो उस साउंड से उसको ये
फील हो जाता है कि आसपास कोई फैक्ट्री है जहाँ पर जो है ये काम हो रहा है, जिस जहाँ से ये साउंड उसको जो साउंड थी, वाइब्रेशंस थी, उसको आ रही है। तो वो उठता है, अपनी पूरी ताकत लगा के उठता है और उस फैक्ट्री की तलाश में आगे बढ़ जाता है। तो वो जब आगे बढ़ता है तो देखता क्या है कि वो एक पुरानी आयरन मिल थी, यानी लोहे की एक फैक्ट्री थी पुरानी। और ये वो फैक्ट्री थी जो अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा चलती थी। और बेसिकली जो है अपने टाइम में जब वो सेशन, यानी उसका जो सीज़न चलता है लोहे का उसका, तो वहाँ पर वो कहता है कि लोहे कि आपको वहाँ पे बहुत सारी लॉरियाज देखने को मिल जाती है, कोयले को ले जाती हुई लॉरियाज देखने को मिल जाती थी। सड़क बिल्कुल काली हो जाती थी उन लोहे की लॉरियों से, जो लोहा और जो कोयला उन लॉरियों में जाता था, तो उस कोयले के गिरने की वजह से सड़क बिल्कुल ब्लैक रहती थी, यानी चारों तरफ साफ देखने से पता लगता था कि कोयला कितना वहाँ पे फैक्ट्री में जा रहा है। तो अब वो उस फैक्ट्री में जब अंदर पहुँचता है तो उसका बेसिकली वहाँ पे एक जाने का एक मकसद ये था कि जो सर्दियों की रात है वो उस रात को वहाँ पे उस फैक्ट्री में स्पेंड कर सके। जो फैक्ट्री की फर्नेस थी उसकी गर्मी, उसके पास जाकर बैठ सके और उसकी गर्मी से वो अपनी ठंड को दूर कर सके। तो जब वो वहाँ पर अंदर एंटर होता है तो वहाँ पर जो क्राफ्टमैन था वो बैठा हुआ था अपने असिस्टेंट के साथ, और एक लोहे की छड़ से लोहा जो पिघला रहा था उसको वो चला रहा था। तो क्राफ्टमैन ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बेसिकली इस तरह के लोग आते रहते थे वहाँ पे सर्दी से बचने के लिए, जो रात गुजार के वहाँ से वापस चले जाते थे। तो ये भी उनसे कुछ खास बात नहीं करता, क्योंकि इसको डर था कि ये बात करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी पहचान रिवील हो जाए और बाद में पुलिस इसको पकड़ ले, क्योंकि इसने चोरी की थी अभी। तो अब वो वहाँ पर लेटा हुआ था। तभी कुछ देर बाद जो उस आयरन मिल का मालिक था, आयरन मास्टर, वो एंटर होता है। तो जब वो एंटर होता है तो उसने जब इस रेड ड्रेस सेलर को वहाँ पर देखता है तो वो उसकी वो इस कंडीशन को देखते हैं, किस तरह उसने रैक्स पहने, यानी कि जो कपड़े पहने हुए थे बहुत ज़्यादा गंदे फटे पुराने थे। तो उसको देखकर उसको कहीं ये फील होता है कि ये उसका कोई पुराना मिलने वाला था, जो उसको आज काफ़ी दिनों बाद मिला है। तो ये पुराना मिलने वाला उसका उसको एक आर्मी का पर्सन लगता है। तो वो उसको अपने घर चलने के लिए इनवाइट करता है। अब यहाँ पे रेड ड्रेस सेलर के एक मन में एक चीज़ तो आती है कि मैं इसके घर चला जाऊँ, लेकिन फिर वो अपने आप को रेजिस्ट करता है कि नहीं, मैं इसके घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसको डर था कि जिस आदमी को ये पहचान रहा है असल में तो मैं वो हूँ ही नहीं। यानी जो आइडेंटिटी आयरन मास्टर ने बताई थी वो आइडेंटिटी तो इसकी थी ही नहीं, क्योंकि ये वो पर्सन तो था ही नहीं। तो उसके बहुत ज़्यादा आयरन मास्टर कहने के बाद भी ये जाने के लिए मना कर देता है। आयरन मास्टर फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद फैक्ट्री के बाहर एक वैगन के रुकने की आवाज़ आती है। फिर उस वैगन में से एक लड़की आती है जो कि उस आयरन मास्टर की लड़की थी, और उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट यानी उसका नौकर था, जिसके हाथ में कोट था। और वो अंदर आती है और आने के बाद रेड ट्रैप सेलर से जो है अपने घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और वो बोलती है कि उसके फादर ने उसको ये बताया था कि वहाँ पर आयरन मिल के अंदर एक पर्सन है जो उनका पुराना मिलने वाला है, यानी फ्रेंड है, और वो यहाँ आने के लिए मना कर रहा है। तो वो अपने फादर की बात रखने के लिए यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर को मनाने के लिए आती है, जिससे कि रेड ट्रैप सेलर उसके घर चल सके और उनके साथ क्रिसमस इवेंट, यानी क्रिसमस की जो शाम थी वो उस शाम को उनके साथ बिता सके, उस शाम को उनके साथ मना सके। तो फाइनली किसी तरह से आयरन मास्टर की जो लड़की थी उसको रेड ट्रैप सेलर को मना लेती है, और रेड ट्रैप सेलर उनके साथ घर चला जाता है, ये सोचते हुए कि वो एक ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर जाकर वो पूरी तरह से फंस सकता है अपने एक दो चीज़ों की वजह से। एक तो ये कि उसने झूठ बोला, यानी जिस पर्सन की को जानकर वो उसको लेकर जा रहे थे ये वो पर्सन नहीं था। फिर दूसरी चीज़ ये क्योंकि उसने जो चोरी की थी उसकी वजह से। तो उसके मन में दो चीज़ें चल रही थी कि या तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पहचान लिया जाए कि ये वो पर्सन है ही नहीं असल में, जिस पर्सन को सोचकर वो यहाँ पर लेकर आए थे। फिर दूसरा कि उसकी जो चोरी की बात है कहीं वो ना खुल जाए। और बाद में फाइनली ऐसा ही होता है। जब रेड ट्रैप सेलर उनके घर पहुंचता है तो वो उसको ले जाने के लिए जब वो आती है, वो आयरन मास्टर की लड़की वो उनके साथ उनके घर पहुंचता है। तो वहाँ जाकर आयरन मास्टर और आयरन मास्टर की लड़की उसको नहाने के लिए बोलते हैं, वो नहाने के लिए जाता है। तो जो उनके मेड सर्वेंट थे वो उसको नहलाते हैं, वो फाइनली उसको शेव की जाती है और उसको पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं, जो कि आयरन मास्टर का ही सूट था, वो कपड़े उसको दिए जाते हैं। तो जब वो मॉर्निंग में रेडी होकर आता है तो उसके बाद जैसे ही आयरन मास्टर उसको देखता है रेड ट्रैप सेलर को, तो वो पहचान जाता है कि ये तो वो पर्सन है ही नहीं जिसको उसने पिछली रात सोचा था कि ये मेरा फ्रेंड है। तो जब वो उसको पहचानता है तो वो उसको जो है चीटर बोलता है, धोखेबाज बोलता है, और उसको बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया।
अब उसको बहुत ज़्यादा कुछ कहा जाता है, तो आयरन मास्टर की इन बातों को सुनकर रेड ट्रैप सेलर ये बोलता है कि मैंने तो आपके पास आना ही नहीं चाह रहा था, आपके साथ आना ही नहीं चाह रहा था, मुझे तो ज़बरदस्ती बुलाया गया। अब उसके बाद आयरन मास्टर उसको पुलिस को बुलाने की वहाँ पे उसको थ्रेट देते हैं कि हमें पुलिस को बुला लूँगा और उसके बाद तुम्हारी रियलिटी सामने आ जाएगी, तो वो वहाँ से जाने लगता है रेड ट्रैप सेलर। तो उस बात पे आयरन मास्टर की जो लड़की थी एडला विलमेंसन, वो उसको रोक लेती है कि हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया था, अब वो गेस्ट चाहे रियलिटी में वही गेस्ट था जिसको हम सोच कर लाए थे या कोई और निकला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनली इतने टाइम बाद हमारे यहाँ एक क्रिसमस के इवेंट पर, क्रिसमस की शाम पर, क्रिसमस के फेस्टिवल पर कोई गेस्ट आया, तो मैं चाहती हूँ फादर कि ये यहाँ पर रुके और हमारे साथ क्रिसमस की ईव को एंजॉय करें, उसके बाद चाहे तो ये जा सकता है। तो उसके बाद ये उसके साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस इवनिंग पर उसको गिफ्ट भी प्रेजेंट करते हैं और उसके साथ डिनर भी करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब आयरन मास्टर और उसकी लड़की एडला विलमेंसन जब चर्च जाते हैं, तो चर्च में जाने के बाद उन सबको ये पता चलता है कि लास्ट टाइम जो था वो एक क्रॉफ्टर जो था उसके यहाँ से कुछ पैसे चोरी कर लिए गए थे, और उसका जिस पर्सन ने चोरी किया था उस पर्सन की एक जो आइडेंटिकल यानी कि जो फिजिकल कंडीशन थी वो भी बता दी जाती है। तो आयरन मास्टर और उसकी लड़की साफ तौर से पहचान जाता है कि ये तो वही पर्सन था जो उनके घर में था। तो वो जल्दी से घर वापस आते हैं क्योंकि उनको डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वो पर्सन जो उनके घर में ठहरा हुआ है वो उनके घर में भी कहीं चोरी करके ना चला जाए। तो जैसे ही वो घर वापस आते हैं और आने के बाद अपने सर्वेंट से उसके बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो तो जा चुका है, लेकिन वो एडला विलमेंसन के लिए गिफ्ट छोड़ कर गया है। अब जब एडला विलमेंसन उस गिफ्ट को खोल कर देखती हैं तो उसके अंदर एक लेटर था, और वो 30 करोड़ जो उसने उस क्राफ्टर के पास से चुराए थे वो पैसे उसमें रखे हुए थे, और मुड़े हुए ही थे वो पैसे, वो उसमें अमाउंट वो रखा हुआ था। और उसने बोला कि ये एक मेरा गिफ्ट जो है उस लड़की के लिए है जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया, और ये मेरा एक तरह से उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद उसके नीचे नील सॉल्व करके वो अपने साइन कैप्टन वॉल स्टॉक करके अपने साइन कर देता है। तो इस तरह से इस स्टोरीज का एक जो मोरल हमारी समझ में आता है, किस तरह से एक पर्सन जो चोरी किया करता था यानी एक तरह से वो पूरी तरह से बुराई में था, और किस तरह से कुछ लोगों के एक अच्छे बिहेवियर की वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। यानी वो ये प्रॉमिस कर चुका था एडला विलमेंसन से कि आगे से वो चोरी नहीं करेगा और वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो एक तरह से अगर हम इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि किस तरह से हम अगर लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखें तो बुरे लोग भी अच्छी कंडीशन में चेंज हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर रेड ट्रैप. So if you like my videos, then share my videos and comment in the comment section if you have any query. Thank you. Bye everyone.